बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 15 किस्तें सुन चुके हैं और अब 16वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद था, उनकी शाना बशाना गाज़मों से जंग करूँ और उनकी आज़ादी के सूरज को अपनी आंखों से तलू होते देखूँ, या फिर उस मकसद के लिए अपनी जान दे दूँ। मैंने अपनी कुव्वतें, अपनी सलाहियतें महफूज कर रखी थी, ये मेरे पास उनकी अमानतें थी और अभी तक मैंने इस अमानत में खयानत नहीं की थी, वरना सरजमीन कसूर किसी बेबस को जन्म नहीं देती। उसके सबूत मरने मारने के फन खूब जानते हैं। एनी को मैंने अभी तक इतला नहीं दी थी, अलबत्ता नैली ने मेरी हदायत के मुताबिक उसकी काफ़ी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। चुनाचे काफ़ी पीने के बाद एनी अपने गिरदो पेश से बेखबर हो गई थी और मैं गोनी का इंतज़ार करने लगा था। ठीक 11:30 बजे गोनी आ गया। वो उसी गर्मजोशी के साथ मुझसे मिला था। पहले वो मुझे शहर के हालात सुनाता रहा। एडमंड रूतरे फ्रांस वापस चला गया था। लिंकास्टर के आदमी उसके पीछे लगे हुए थे। शायद लिंकास्टर भी रूतरे के ताकुम में चला गया था और शहर में अमन अमान था। कर्बी फूस्टर शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया था और ओलिव हावर्ड अपने तौर पर मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ था। ये तमाम रिपोर्टें देने के बाद गोनी ने अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से पासपोर्ट निकाल कर मेरे सामने डाल दिए। ये तुम्हारा और एनी पार्कर का पासपोर्ट है, मिसेस आर मार्क का। पूरा नाम जूलिया आर मार्क है। तुम दोनों की शादी 15 दिन कबल जोसेफ के गिरजाघर में हुई। ये उसके तमाम कागजात मौजूद हैं। बैरूत में तुम्हारा क़याम हिल्टन होटल में होगा। हिल्टन का रूम नंबर 24 तुम्हारे नाम बुक कर दिया गया है, लेकिन बेहतर ये होगा अली कि हिल्टन में मुकीम होने के बाद तुम फौरी तौर पर अपनी रिहाइशगाह तब्दील कर लो। मैं उन तमाम हालात को सामने रखना चाहता हूँ जो तुम्हारी रवानगी के बाद पेश आ सकते हैं। मिस्टर पार्कर को इशारात भेज दिए गए हैं और वो मिडलैंड में उस गुफ्तगू के लिए 27 तारीख को पहुंच जाएंगे। मैं वहां बजाते खुद उनसे ये कारोबारी गुफ्तगू करूंगा। इस दौरान हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जोसेफ पीटर और माइकल आर्थर नामी 2 अफराद जिनका क़याम रेनबो स्क्वायर के फ्लैट नंबर 12 में है, मुसलसल तुम्हारे साथ रहेंगे, बल्कि शायद एयरपोर्ट पर भी वो तुम्हें रिसीव करें। उन लोगों से तुम अपनी ज़रूरत बयान कर सकते हो। वो बैरूत के मकामी बाशिंदे हैं। उनका ताल्लुक लंदन ही से है, लेकिन तवील अरसे से वो बैरूत में क़याम पजीर हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में मुकम्मल हदायत दे दी है। बैरूत में तुम हर तरह से महफूज रह सकोगे, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे हैं और सरकारी तौर पर भी वो अपना एक मकाम रखते हैं। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ ना हो। ये तुम्हारे हवाई टिकट हैं। त्यारा ठीक 2:10 पर रवाना हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज का बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन बैरूत में तुम्हें वहां की करेंसी जिस कदर चाहोगे मिल जाएगी। ऐशो इशरत से गुजर करना, लेकिन किसी को ये शक ना होने पाए कि तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो। इसके अलावा अगर कोई और बात हो तो मुझे बताओ अली। नहीं, मेरा ख्याल है मजीद कुछ नहीं रह जाता, मैंने जवाब दिया। मिस्टर पार्कर से गुफ्तगू के बाद जो सूरत हाल भी हुई, मैं तुम्हें उसकी फौरी तौर पर इतला दूंगा। हालांकि तुम मुझे इस कहा के दे चुके हो कि मैं मामले की बात खुद ही से कर लूँ, लेकिन फिर भी मेरे अपने जो एहसासात हैं तुम उसकी नफी नहीं कर सकते। गोनी मुस्कुरा कर बोला। जवाबन मैं भी मुस्कुराने लगा। ठीक है गोनी, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि एनी पार्कर के केस से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम जिस तरह चाहो अपनी तसल्ली कर लो। खैर छोड़ो, गोनी मुस्कुरा कर बोला। ये सब बात की बातें हैं। कल 12:30 बजे या 1 बजे तुम घर से निकल जाओगे। ब्राउनसन तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएगा। मुमकिन है एयरपोर्ट पर हावर्ड के आदमी हो। तुम्हें इस सूरत हाल का ख्याल रखना है, क्योंकि हावर्ड ज़हनी तौर पर भी शैतान से कम नहीं। गोनी मुझे हिदायत देता रहा और मैं उन्हें ज़हन नशीन करता रहा। आखिर में गोनी मुस्कुरा कर बोला, इसके अलावा 2 सूटकेस कल तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, जिनमें मौजूद एशिया इस बात का सबूत होंगी कि तुम दोनों नए शादीशुदा हो। यूं भी एनी जैसी लड़की के साथ बैरूत के हुसैन माहौल में तुम्हारी हनीमून बहुत शानदार रहेगी। मैं भी मुस्कुराने लगा। ये रात सोने की नहीं थी। कोशिश के बावजूद मुझे नींद नहीं आई। बस जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे। जिंदगी का नया मोड़ आ गया था और शायद ये नई जिंदगी के आगाज का आखिरी मरहला था। फिर इसके बाद का तसव्वुर दिलों की धड़कनें तेज कर देता था। सारी रात यूं ही गुजर गई। नींद ना आने की वजह से कसलमंदी जरूर तारी थी, लेकिन उसके बावजूद इस मलहाल नहीं था। सुबह को नाश्ते पर मैंने एनी पार्कर को यह खबर सुनाई, हम बैरूत चल रहे हैं। एनी कब? उसका हाथ रुक गया। आज 2:10 पर फ्लाइट है, मैंने कहा, और एनी के चेहरे पर बेइंतहा खुशी के साए रक्स करने लगे। क्या वाकई पेड्रू इंतजामात मुकम्मल हो गए? हाँ, सीटें भी बुक हो चुकी हैं। ओह वंडरफुल वंडरफुल, मैं बेहद मसरूर हूँ पेड्रू। हम ज्यादा अरसे वहाँ क़याम नहीं करेंगे क्या गोनी ने ये इंतजामात किए हैं? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। उसी लालच के तहत किए होंगे। एनी ने अपने खदशात का इजहार किया। 100%, मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
क्या याद करेगा ये गोनी भी, हम उसे ऐसी चोट देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। बल्कि मेरा तो एक और मशवरा है पेड्रू, यूं करना कि उस कमीने इंसान को उसी लालच में रखना और बज़ाहिर उसके प्रोग्राम पर अमल करते रहना। फिर जब वो रकम वसूल करने आए तो उसके पूरे बदन में शीशा उतार देना। उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। एनी के भी इख्तियार जज्बों ने शदीद गुस्से का रंग इख्तियार कर लिया था। इस सिलसिले में मिस्टर पार्कर से मशवरा कर लेंगे। अगर तुम ये काम कर लोगे तो पापा तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे और उसके बाद हमें अपने मकसद के हुसूल में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। पापा समझ लेंगे कि तुम एक मुखलिस इंसान हो और उनके बेहतरीन मफाद के ख्वाह हो। ये सारी बातें बैरूत चलकर सोचेंगे। फिल वक्त तुम सफर की तैयारियां करो। बस हम यहाँ से 12:30 बजे निकल चलेंगे। और सुनो, एयरपोर्ट पर सख्त मोहतात रहना। न जाने कितनी आंखें अजनबी लोगों की निगरान होंगी। हमें एक ऐसे जोड़े की अदाकारी करनी है जिसकी नई नई शादी हुई है, जो एक दूसरे में गुम रहता है और किसी दूसरी चीज पर तवज्जो नहीं देता। तो क्या ये हकीकत नहीं? तुम्हारे अलावा मैं कुछ और सोचती भी नहीं पेड्रू। एनी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मुझे यकीन है मैं उसके इरादों को भांप कर भूला। फिर नैली ने अचानक अंदर आकर मेरी मुश्किल हल कर दी। किसी और चीज की जरूरत है जनाब? नैली ने आते ही पूछा। नहीं नहीं नैली, शुक्रिया। तो फिर बाहर तशरीफ ले आइए, आपके सूटकेस तैयार हैं। गोनी ने आपके बारे में हमें तमाम हदायत कर दी हैं। सूटकेस? एनी ने पूछा। हाँ भाई, हनीमून मनाने जा रहे हैं, हमारे साथ जरूरी सामान तो होना ही चाहिए। क्या जरूरी सामान? एनी पार्कर ने सवाल किया। मसलन लिबास और ऐसी दूसरी चीजें जो किसी बैरूनी सफर में काम आ सके। मैंने जवाब दिया। ओह वाकई? जरा देखूं तो क्या क्या इंतजामात हुए हैं। एनी बोली और फिर हम नैली के साथ उसके कमरे में आ गए जहां 2 शानदार सूटकेस रखे हुए थे। मेरे दोस्त ने काफी जहानत का सबूत दिया था। खूबसूरत लिबास और जरूरियात की ऐसी छोटी मोटी चीजें एनी के सूट में मौजूद थी जो किसी नई दुल्हन की इस्तेमाल की होती हैं। मेरे सूटकेस में भी जरूरत की सारी अशिया मौजूद थी। नैली हमारे पास खड़ी हुई थी। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा, वो भी जवाबन मुस्कुराने लगी। और कुछ जनाब? नहीं, यूं लगता है जैसे मेरा दोस्त इन मामलात से बखूबी वाकिफ है। उसने जो इंतजामात किए हैं शायद मैं खुद भी ना कर पाता, मैंने कहा और नैली हंस पड़ी। दोपहर को हमने बहुत मुख्तसर लंच किया। ब्राउन की आमद की इतला नैली ने दी और मुलाजमों ने हमारा सामान कार में रख दिया। फिर हम कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। मैं अपने इस वक्त के एहसासात बयान नहीं कर सकता। अजीब सी कैफियत थी, आसाब में खिंचाव पैदा हो रहा था और ज़हन पर हल्का सा बोझ था। एयरपोर्ट तक का सारा रास्ता खामोशी से तय हुआ। हमारा सामान कस्टम में पहुंच गया तो मैं एनी के हाथ में हाथ डालकर इमिग्रेशन के दफ्तर में दाखिल हो गया। नौजवान कस्टम ऑफिसर ने मुस्कुराती निगाहों से हमें देखकर इखलाकन मुबारकबाद पेश की थी, जिसका हम दोनों ने खुशदिली के साथ शुक्रिया अदा किया था। मेरी निगाहें इतराफ में भटक रही थी। कई मुश्तबा अफराद नजर आए जो यूं ही आवारा गर्दी कर रहे थे। पुलिस भी मौजूद थी और ये ज़हीन लोग हर आने जाने वाली पर गहरी निगाह रखे हुए थे। एनी कुछ जरूरत से ज्यादा ही अदाकारी कर रही थी। मुझे उसके तर्ज़े अमल से वहशत महसूस हो रही थी, मगर उसकी ये अदाकारी यहाँ के लोगों के लिए ताज्जुब खेज नहीं थी। खुदा खुदा करके सारे मामला से फारिग हुआ। सामान सीट पर पहुंच गया। पासपोर्ट वगैरह हमें वापस कर दिए गए और फिर मुसाफिरों के लिए जहाज पर जाने का ऐलान हुआ। मेरे कदम मन भर के हो रहे थे। बस यूं लग रहा था जैसे किसी तरफ से कोई जीप दौड़ती हुई आएगी और हमारे गिर्द घेरा डाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। जहाज की सीढ़ियों के नजदीक खड़ी हुई एयर होस्टेस ने हमारा खैर मकदम किया और हम फिर सीढ़ियां चढ़ने लगे। दूसरे दरवाजे पर मौजूद एयर होस्टेस ने हमें हमारी सीटें दिखा दी और फिर हम जहाज में बैठ गए। एनी तो बिल्कुल ठीक ठाक ही थी, लेकिन मैं अपनी इस वक्त की कैफियत को बयान नहीं कर सकता। बस दिल चाह रहा था कि फौरी तौर पर सारे काम मुकम्मल हो जाएं और जहाज फिजा में परवाज कर जाए। अमेरिका से लंदन आते हुए भी मेरी यही कैफियत थी, मगर लंदन में भी तकदीर ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। बहर सूरत अब मुझे यकीन था कि अब मैं अपने परेशान कुन हालात से निकल जाऊंगा और बैरूत की फिजा मुझे रास आएगी। आखिर ये मरहला भी तय हो गया। मुसाफिरों से बेल्ट कसने की दरख्वास्त की गई और चंद लम्हों बाद त्यारा फिजा में बुलंद हो गया। जब वो सीधा होकर आगे बढ़ा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे ज़हन से नाकाबिले बर्दाश्त बोझ उतर गया हो। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। गोनी ने मेरी पुरखुलूस मदद की थी। खास तौर से मेरी शख्सियत से वाकिफ होने के बावजूद भी उसने मेरी जो मदद की थी उससे मैं बहुत मुतासिर था। दिल ही दिल में मैंने फैसला कर लिया था कि बैरूत में रहकर कुछ दिन और सब्र करूंगा, उस वक्त तक जब तक गोनी एनी को अपनी तहवील में ना ले ले और उसके बाप से सौदेबाजी मुकम्मल ना कर ले। मुझे एनी से कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं किसी यहूदी लड़की के साथ इससे बेहतर सलूक नहीं कर सकता था कि उसे हलाक ना करूं। यह बहुत बड़ा एहसान था एनी पर, वरना शहनाज मेरी निगाह में थी। उसकी तकलीफ आज भी मेरे दिल में मौजूद थी। एनी को भी इस तरह कत्ल करके मुझे काफी सुकून मिल सकता था
हाथ चांद के मैं शहनाज के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा चुका था, लेकिन दिल की आग में अभी कमी कहाँ हुई थी। यह आग तो मेरे पूरे वजूद में फैली हुई थी। इस आग को सर्द करने के लिए तो अभी न जाने कितने खून की जरूरत थी। त्यारे के खामोश माहौल में मैं कई बार मुसाफिरों को देख चुका था। वैसे मेरी निगाहों में कोई मकसद नहीं था। शुरू में मैंने इन मुसाफिरों का गहरा जायजा लिया, इस शब्द के तहत कि कहीं इनमें कोई हार्वर्ड का आदमी ना हो या कोई ऐसी शख्सियत जो मेरे लिए खतरनाक साबित हो। मगर ये सिर्फ मेरे दिल का चोर था। गोनी ने अपने इख्तियारात का बेहतरीन इस्तेमाल किया था, वरना पासपोर्ट और दूसरे कागजात का हुसूल इतना आसान तो नहीं हो सकता था। और फिर बाकी काम भी उसने तसल्ली बख्श तौर पर अंजाम दिए थे। कहीं कोई भी कमी महसूस नहीं होती थी। हर चीज इत्मीनान बख्श नजर आ रही थी। फिर अचानक त्यारे में कुछ हलचल सी पैदा हो गई। कुछ गैर मामूली आवाजें उभरी। फिर एक नुस्वानी चीख सुनाई दी और एक एयर होस्टेस बेइख्तियार दौड़ती हुई पायलट कैबिन की तरफ बढ़ी। उसी वक्त सीटों के दरमियान से एक सफेद पिंडली बरामद हुई और एयर होस्टेस के पैरों में उलझ गई। एयर होस्टेस एक तेज चीख के साथ नीचे गिरी थी। जिस औरत ने उसे गिराया था वो अपनी सीट से उठकर बोली, मुसाफिरों से इल्तिमास है कि अपनी जगह खामोश बैठ रहें। किसी ने कोई जंबिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मैंने उस लड़की को गौर से देखा। 20-22 साल से ज्यादा की नहीं होगी। उसके हाथ में नन्हा सा ऑटोमेटिक पिस्टल दबा हुआ था। फिर मैंने अकबी हिस्से में देखा, बाथरूम के पास एक नौजवान सूट में मलबूस खड़ा था। उसके एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हाथ में उसने कोई चीज संभाल रखी थी जो यकीनन दस्ती बम था। पायलट कैबिन में भी कुछ हो रहा था, क्योंकि चंद ही लम्हात के बाद 2 अफराद हाथ सर पर रखे दहशतज़दा से अंदाज में बाहर निकल आए। मुसाफिरों के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए थे। औरतों की गुटी गुटी चीखें उभर रही थी और लड़की कह रही थी, आप लोगों की बका इसी में है कि खामोश बैठें और हमारे साथ ताउन करें। किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, अपनी जगह से जंबिश करने वाले को गोली मार दी जाएगी। मुसाफिर साकत व जामिद हो गए। आवाजें रुक गईं। फिर पायलट कैबिन से ऐलान हुआ, अटेंशन प्लीज अटेंशन, त्यारा हाईजैक हो गया है। हाईजैकर खतरनाक हथियारों से मुतल्ला है। बराए करम मुसाफिर खामोश और पुरसुकून रहें। हाईजैकर से उलझने की कोशिश ना की जाए। हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने के बाद हम आपको तैयारे के उतरने के मकाम से आगाह करेंगे। सूरत हाल से तो आगाह हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद पायलट कैबिन से ये ऐलान सुनकर बहुत सी चीखें उभरी थी और उसके बाद मुकम्मल खामोशी तारी हो गई थी। हर शख्स इस तरह साकित हो गया था जैसे उसकी जरा सी जंबश त्यारे की तबाही का बायस बन सकती है। मैं गहरी नजरों से हाई जैकर्स को देख रहा था और मेरे सीने में मुसरत का एक समंदर मौजूद था। और मेरा अगर गलत अंदाजा नहीं था तो ये फलस्तीनी थे। शक्ल सूरत और खदो खाल से यही अंदाजा होता था। दिल में अपनाइयत महसूस करने के बावजूद अभी किसी जज्बाती कार्रवाई का मौका नहीं मिला था। वो लोग भी अभी मुझ पर यकीन नहीं कर सकते थे और इन हालात में खुद को जाहिर करना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैं खामोशी से उनकी कार्रवाई देख रहा था। फिर भी मेरी निगाहें चारों तरफ बैठे मुसाफिरों का जायजा ले रही थी और मैं दिल ही दिल में इस बात का तहिया किए हुए था कि अगर हाई जैकर के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई जिसका उन्हें कबल अज़ वक्त अंदाजा ना हो सका और वो किसी खतरे में गिरफ्तार हो गए तो फिर मेरी मुदाखलत एक यकीनी अमर थी। मैं इस जज्बाती सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी ये नहीं मालूम हो सका था कि हाई जैकर की तादाद कितनी है। बहरहाल 3 अफराद को मैं देख चुका था, जिनमें 2 नौजवान लड़के थे और एक लड़की। तीनों की उकाबी निगाहें त्यारे के तमाम मुसाफिरों का जायजा ले रही थी। मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो लोग हद से ज्यादा मोहतात और होशियार नजर आ रहे थे। डार्लिंग एनी पार्कर की मदम आवाज कानों में उभरी और मैं चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आने लगी थी। एनी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हंस रहे हो और मेरी जान निकली जा रही है। एनी ने कदरे तल्ख लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इस कदर मुतमईन क्यों हो। गैर मुतमईन होने से भी क्या हासिल होगा, मैंने इंतहाई बेनियाजी के साथ कहा। अब क्या होगा? एनी की आवाज शखिस खुर्दा महसूस हो रही थी। बदकिस्मती से अभी तक उन लोगों ने मुझे अपना प्रोग्राम नहीं बताया। क्या मैं उनसे मालूम करूं? ये कहकर मैंने मसनूई अंदाज में अपनी जगह से जंबश की, मगर एनी ने फौरन मुझे रोक लिया। मेरे बाजू पर उसकी दोनों हाथों की गिरफ्त मजबूत थी। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं, अपनी जगह से जुम्बश ना करो, वो वार्निंग दे चुके हैं। एनी खौफजदा लहजे में बोली। तुम्हारी मर्जी। मैं गहरी सांस लेकर साकित हो गया। पायलट कैबिन में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, मगर यह खामोशी आरजी साबित हुई। थोड़ी देर बाद माइक पर आवाज उभरी, अटेंशन प्लीज अटेंशन। आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि त्यारा अब हमारे कब्जे में है। ये जहाज कायरा में उतारा जाने वाला था, लेकिन वहाँ की मौसमी रिपोर्ट अच्छी नहीं, इसलिए अब ये डासन फील्ड पर उतरेगा जो सराय उर्दन में है। तमाम मुसाफिर तवज्जो दें। आप लोग ख्वाह किसी भी मुल्क किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हो, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। हम सिर्फ LI के एक तैयारे को अगवा करने वाले उन 8 फलस्तीनियों की रिहाई के ख्वाहिशमंद हैं
जो तिल अबीब जेल में कैद हैं। हुकूमत इसराइल ने अगर हमारी ये बात मान ली तो आप लोगों को तैयारे समेत रिहा कर दिया जाएगा। इस दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बशर्तिया कि हमसे ताउन किया जाए। बसूरत दीगर हम उस लूटे हुए इलाके के बाशिंदे हैं जो अब इसराइल के कब्जे में हैं। हमें हमारे घर याद आते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि कायनात में बसने वाले हर शख्स को बेघर कर दें ताकि वो हमारे दर्द से आशना हो जाए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कौन हैं, वही बेआशियां फलस्तीनी जो अपने जले हुए गुलिस्तान में वापस जाना चाहते हैं। आवाज बंद हो गई। मुसाफिरों के चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार मुंजमद होकर रह गए थे। उनकी सांसों तक की आवाजें साफ सुनाई देती थी। त्यारा रुख बदल चुका था और हाई जैकर उसे अपने मुंतखब हवाई रास्ते पर लिए जा रहे थे। दौरान सफर किसी मुसाफिर ने कोई हरकत नहीं की, अलबत्ता एनी पार्कर मेरे कान बदस्तूर खाती रही। दहशत के बावजूद एनी ने मुझे मोहब्बत भरे लहजे में पुकारने की कोशिश की थी। एनी डार्लिंग, मैंने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था, मगर मेरी आवाज से तमस्कर का अंदाज साफ झलक रहा था। ये डासन फील्ड कौन सा शहर है? मैंने तो इसके बारे में पहले कुछ नहीं सुना। हिटलर का नाम सुना है तुमने? नाजी हिटलर? मेरा मतलब है वो जर्मन। एनी बोली। हाँ हाँ, वही अपना यार जो पागल हो गया था, मैंने हंसते हुए कहा। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर अहमकाना अंदाज में बोली, हाँ सुना है। उसके रफीक कार जनरल रोमेल के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर सुना होगा। हाँ सुना है। एनी की आवाज घुटी घुटी सी थी। डासन फील्ड पर एक आरजी हवाई अड्डा रोमेल ने ही तामीर कराया था और वो दूसरी जंग अजीम में उसने यहाँ से जर्मनी के मफादात के लिए बड़े काम किए थे। सराय उर्दन में यह हवाई अड्डा आज भी मौजूद है, लेकिन किसी हद तक नकारा हो गया है, मगर जंग के जमाने में उसे कारआमद बनाया जा सकता है। ओह, फिर क्या होगा? एनी रो देने वाले अंदाज में बोली। त्यारा वहां उतर जाएगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। उसके बाद एनी की वहशत बढ़ती जा रही थी। इन लोगों से हनीमून मनाने की इजाजत लेंगे और धूप से तपते हुए सहरा में रेत के टीलों पर एक दूसरे के पीछे भागेंगे, फिर किसी गुबार की ओट में छुप कर पुकारेंगे, कहाँ हो जाने मन, मैं यहाँ हूँ जाने मन आरज़ू। क्या फजूल बातें कर रहे हो पेड्रू? हनीमून फजूल चीज है, न जाने तुम्हारा मूड इस कदर खुशगवार क्यों है। मैं तो खौफ से मरी जा रही हूँ। पापा को जब पता चलेगा तो उनका न जाने क्या हाल होगा। अब तो जो होगा वो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए तशवीश बेकार है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मेरी बातों के जवाब में फिर वो कुछ नहीं बोली। उसके होंठ साकित थे और दहशतज़दा आंखें इधर उधर गर्दिश कर रही थी। त्यारा जिस वक्त डांसन फील्ड पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सराई परिंदे अपने अपने आशानों में जा चुके थे। रेत के टीले तहद निगाह फैले हुए थे और माहौल में एक अजीब सी सोगवारी रची हुई थी। कुछ देर बाद त्यारा बगैर किसी परेशानी के उस शकिस्ता हवाई अड्डे पर उतर गया। शायद नीचे से किसी किस्म की मदद ली गई थी। जब त्यारे के इंजन बंद हो गए तो पायलट कैबिन से वो पायलट हाथ बुलंद किए हुए बाहर निकल आए। उनके चेहरे तशवीशनाक हद तक जर्द हो रहे थे। त्यारे की शीशों से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था और मेरा यह ख्याल दुरुस्त था कि त्यारे को रनवे पर उतारने के सिलसिले में नीचे से मदद ली गई है। मैंने दो अफराद को देखा जो स्टेन गनों से मुसल्ला थे और त्यारे की तरफ रुख किए खड़े थे। इसका मतलब है कि ये एक बाकायदा प्लान था और पहले से तय कर लिया गया था। अगर त्यारा कायरा में ना उतर सका तो फिर यहाँ उतरेगा और इन दोनों मकामात पर यकीनी फलस्तीनी गोरिल्लों के मददगार मौजूद होंगे। त्यारे के सारे हमले को नीचे उतार लिया गया था। गोरिल्ले उनसे कोई खास गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं भी इस गुफ्तगू में शरीक हो जाऊं, मगर ये मुमकिन नहीं था। मुसाफिर अभी तक नदा जैसी कैफियत से दो चार थे। उनकी जबानें गंग थी और आंखें पथराई हुई नजर आती थी। दो नौजवान बदस्तूर पिस्तौल हाथों में लिए तैयार खड़े थे। शाम गहरी होती जा रही थी। त्यारे का अमला अभी तक बाहर था। त्यारे में मौजूद दोनों अफराद की ड्यूटी बदल गई थी और अब उनकी जगह दो नए चेहरे नमूदार हो गए थे। उनमें एक के पास स्टेन गन थी और दूसरा सिर्फ पिस्तौल पर कनात किए हुए था। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस और स्टीवर्ड अंदर आ गए। उन्होंने मुसाफिरों में काफी तकसीम की और उनकी दूसरी जरूरियात का जायजा लेने लगे। खौफजदा मुसाफिर अब भी उसी अजियतनाक सूरत हाल से दो चार थे। बहुत से लोगों ने खाने पीने की कोई चीज कबूल नहीं की। फिर एक हाई जैकर अंदर आकर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, हमें चंद नौजवान रजाकारों की जरूरत है। ये एक वीरान सहरा है और करीब तरीन आबादी भी यहाँ से 150 किलोमीटर है। दिन का सूरज इस सहरा में आग बरसाता है। इस सूरत हाल के पेश नजर हम आप लोगों के आराम के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या कुछ नौजवान हमारे साथ नीचे चलेंगे? इससे बेहतर कोई और मौका मेरे हाथ नहीं आ सकता था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपनी खिदमात पेश करने वाला मैं पहला आदमी था। हाई जैकर ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, शुक्रिया, लेकिन बराए करम अपने दोनों हाथ ऊपर करके नीचे उतरे। उसके साथ ही दूसरे अफराद भी तावन करें, यही उनके हक में बेहतर है। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एनी पार्कर ने मेरे कोट का दामन पकड़ लिया। पेड्रू, पेड्रू, ये क्या बेवकूफ़ी है? मैं तनहा रह जाऊंगी। नहीं खातून, यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आप इन लोगों के दरमियान खुद को तनहा महसूस नहीं करेंगे। हाई जैकर ने कहा। मैं एनी से दामन छुड़ाकर त्यारे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
मेरी देखा देखी चंद और लोगों ने भी हिम्मत की और मेरे साथ ही नीचे उतर आए। अब उनकी तादाद 15 हो गई थी। नीचे सीढ़ियों के पास 8 अफराद खड़े हुए थे जो मुसल्ला थे। हम सब हाथ उठाए नीचे उतरे और हमें एक कतार में खड़े होने का हुक्म दिया गया। उसके बाद हमारी तलाशी ली जाने लगी। जिसके पास से जो कुछ बरामद हुआ वो एक तरफ जमा कर दिया गया। ये सब आप हजरात की अमानतें हैं जिन्हें बहुत जल्द वापस कर दिया जाएगा। एक हाईजैकर ने कहा। हवाई अड्डे के आखिरी सिरे पर एक बोसीदा खंडर नमा इमारत नजर आ रही थी। उसके इर्द गिर्द भी कुछ लोग मौजूद थे। त्यारे के अमले को गालबन वहीं ले जाया गया था क्योंकि वो कुर्बा जवार में नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद हमारा काम शुरू हो गया। 4 स्टेन गन बरदार त्यारे के चारों तरफ खड़े हो गए थे। 2 अंदर मुसाफिरों की निगरानी कर रहे थे। बाकी हमें लेकर उसी खंडर नमा इमारत की तरफ चल पड़े। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। सूरज रेत के टीलों में दफन हो चुका था और तारीकियां चारों तरफ से फिजा को निकलती हुई हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। खंडर नमा इमारत दूसरी जंग अजीम की एक यादगार थी। इसकी दीवारों में बड़े बड़े सुराख थे जो यकीनन तैयारों से गिराए हुए बम्बों की निशानदेही कर रहे थे। इस एयरफील्ड को तबाह करने के लिए इत्तेहादी तैयारों को खासी मुश्किलात से गुजरना पड़ा था और डाजन फील्ड का यह हवाई अड्डा दूसरी जंग अजीम की तारीख में एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर गया था। नूरम्बर्ग में चलाए गए मुकदमे के दौरान कई बार इस हवाई अड्डे का नाम लिया गया था और तारीख में यह जनरल रोमेल का एक अहम तरीन कारनामा करार दिया गया था। मैंने दूसरी जंग अजीम के वाकयात का मुताला करते हुए इस हवाई अड्डे के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इस तबाहशुदा मकाम को अपनी आंखों से देख सकूंगा। दूसरे लोगों की कैफियत कुछ भी हो, मगर मैं अपने तौर पर दूसरे जंग अजीम की तबाहकारियों के तस्वुरात में खोया हुआ था, जिन्होंने 7 साल तक दुनिया को मौत और ज़ीस्त की कशमकश में मुबतला कर रखा था। जनरल रोमेल के कदमों की चाप मुझे अपने इतराफ में सुनाई दे रही थी और मैं दुनिया और माफिया से बेखबर उन लोगों के साथ चल रहा था जिन्हें यहाँ तक आने का हुक्म दिया गया था। इमारत में बहुत सा बेकार सामान पड़ा था जिसमें मोटी मोटी तरपालें नुमाया थी जो काफी बोसीदा थी और ऐसी ही न जाने क्या क्या चीजें भरी हुई थी। हमें इन तरपालों को उठाने का हुक्म दिया गया। तामील हुक्म में हम तमाम लोग वजनी तरपालें जमीन पर घसीटते हुए दोबारा हवाई अड्डे तक आ गए और फिर खासी रात तक हमें मेहनत करनी पड़ी। हवाई जहाज की छत को इन तरपालों से ढांप दिया गया था। यह कार्रवाई किसी और मकसद के लिए नहीं की गई थी। दरअसल हाईजैकर दिन के सूरज की हशर सामानियों से निमटने के लिए इंतजाम कर रहे थे। त्यारे के एयर कंडीशन बंद करा दिए गए थे। तमाम रोशनियां बुझा दी गई थी ताकि उन जनरेटर को महफूज रखा जा सके जो जहाज को ठंडा रखने और रोशन करने में मुआवन साबित हो सकते थे। इन तमाम कार्रवाइयों से मैंने अंदाजा लगाया था कि हाईजैकर का मंसूबा काफी तवील और पेचीदा है और वो अपना मकसद हासिल किए बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। मैं पुरमसरत अंदाज में उसके बारे में सोच रहा था जब मैं खुद भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जाऊंगा और आज़ादी फ़लस्तीन के लिए अपनी हकीर सी खिदमत पेश करूंगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं इन लोगों से मिलकर उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं, मगर ये बात कबल वक्त थी। मुमकिन था कि वो मेरे खलूस पर यकीन न करते और मुझे ख्वाह मुखा शर्मिंदगी उठाना पड़ती। वैसे हकीकत ये भी थी कि मुझे उनमें शामिल होने के लिए अभी बहुत से मराहल तय करने थे। मेरे लिए यही खुशी क्या कम थी कि मैं अपने मुस्तकबिल के साथियों की कार्रवाई को अपनी आंखों से देख रहा था और सोच रहा था कि आइंदा अगर कभी मुझे ऐसे मामलात में मुलव्वस होना पड़ा तो मेरा तर्ज अमल क्या होगा। त्यारे के ऊपरी हिस्से को ढांपने के बाद हम सब फारग हो गए और हमें दोबारा त्यारे में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। अंदर मौजूद हाईजैकर्स की ड्यूटी फिर बदल गई। इस बार वही लड़की मौजूद थी जिसने त्यारा अगवा किया था। उसने हम सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं खुलूस दिल से इस तावन की तारीफ करती हूँ और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आखिर वक्त तक हमसे तावन कीजिएगा। हम आप ही जैसे इंसान है और कुछ अर्सा कबल आप ही की तरह सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे मकासद में कतन ये बात शामिल नहीं कि हम आपको कोई नुकसान पहुँचाएं। हम तो अपने उन साथियों की रिहाई के ख्वाहिशमंद हैं जो तिल अबीब में कैद कर लिए गए हैं। हमारी इंतहाई कोशिश यही होगी कि हमारे हाथों आपको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। हाँ, अगर आपने हमें इसके लिए मजबूर किया तो फिर हम अपनी बका के लिए कार्रवाइयां जरूर करेंगे। लड़की खामोश हुई तो तैयारे के एक बूढ़े मुसाफिर ने करख्त लहजे में पूछा, हमें कब तक तुम्हारी कैद में रहना होगा? उस वक्त तक जब तक हम अपने मकसद के उसूल में कामयाब ना हो जाएं, यानी जब तक फलस्तीन आजाद ना हो जाए, बूढ़े ने तंजिया लहजे में कहा। लड़की उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी। काश ये मुमकिन होता, लेकिन बुजुर्ग आप अपनी इस गलतफहमी को अपने ज़हन से मिटा दें। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब फलस्तीन इसराइल के कब्जे से निकल आएगा और आप जैसे लोग अपने बूढ़े नजरियात के साथ कब्र में सो जाएंगे। फिलहाल हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जो हमारे मुज़ाकरात तय होने में सर्फ होगा। बूढ़े मुसाफिर ने कहा, वो वक्त कब आएगा? यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इसराइली रहनुमा हमारी बात मानने पर तैयार हो जाएं
और उनकी नज़र में आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत हुई तो ये काम जल्द अज जल्द हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपनी मौत के मुंतज़िर रहिए। इस सहरा में आपकी मसकशुदा लाश को रेत के नीचे दफन कर दिया जाएगा और फिर मौत के बाद भी आप गर्म रेत के नीचे सूरज की तपिश से झुलसते रहेंगे। लड़की ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और तैयारे के मुसाफिरों के हल्क से दहशतज़दा चीखें सी निकल गईं। आखिरी बार कहा जा रहा है कि हमें आपसे बेहतर ताउन की तवक्को है, और अगर ये ताउन बरकरार ना रहा और उसके बाद पेश आने वाले वाकयात के जिम्मेदार आप खुद होंगे, लड़की ने कहा और अपनी जगह से हटकर त्यारे के आखिरी सरे पर पहुंच गई। एनी ने एक सिसकी लेकर अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। पेड्रू, ये लोग अगर इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो ये हम सबको खत्म कर डालेंगे। हाँ, और फिर बड़े इत्मीनान से हमें रेत की कब्रों में दफन कर देंगे। देखो ना, ये तो उनकी शराफत है कि कम अज कम ये हमें कब्रें तो मुहैया करने का वादा कर रहे हैं। न जाने तुम क्या बकवास कर रहे हो। जब से त्यारा अगवा हुआ है तुम्हारी कोई बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही। ओह एनी डार्लिंग, समझने की कोशिश करो। खौफ से मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। दिल चाह रहा है कि लोगों को उठा उठा कर एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दूं। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा करूं तो इसमें कोई हर्ज तो ना होगा? मैंने राजदाराना अंदाज में झुककर उससे पूछा। वो चौंक कर पीछे हट गई। उसकी आंखें दहशत से फैल गई थी। क्या ये दुरुस्त है पेड्रू? मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, वो खौफजदा लहजे में बोली, और मैंने सीट की पूंछ से गर्दन टिका दी। हाँ, बस कभी कभी ये एहसास मेरे दिल में उभरता है, लेकिन मैं उसे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतर ये है कि तुम मुझे सुकून से खामोश बैठा रहने दो ताकि मैं अपनी ज़हनी कैफियत पर काबू पा लूँ, वरना क्या पता मैं इस तैयारे की तबाही का सबब बन जाऊँ। मैंने संजीदगी से कहा और एनी मुझसे दूर हटकर बैठ गई। लंदन में वो मुझे इस कदर डरपोक और बुज़दिल नजर नहीं आई थी, बल्कि खासी जुर्रतमंद और बाहौसला दिखाई देती थी। लेकिन अब न जाने उसे क्या हो गया था। इस अज़ियतनाक फिजा के बावजूद मैं अपने दिल की गहराइयों में उसके लिए हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं पा रहा था। वो यहूदी थी और यहूदियों से मुझे अज़ली नफरत थी। फिर मैंने जहाज के माहौल में कुछ तब्दीली महसूस की। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड्स को गालबन खाने का इंतजाम करने के लिए कहा गया था और वो इधर उधर दौड़ते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने खाने पीने से इनकार कर दिया था, लेकिन ज्यादा तादाद उन समझदार लोगों की थी जिन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि अब कोई चाराकार नहीं सिवाय इसके कि हाई जैकेट का हुक्म माना जाए। मैंने अपनी ट्रे कबूल कर ली और एनी को भी इस बात पर आमादा कर दिया कि कुछ खा पी लिया जाए। मेरे इसरार के बावजूद एनी ने बहुत मुख्तसर सा खाना खाया था। वैसे मैंने बड़े इत्मीनान से पेट भरकर खाया और ट्रे वापस करके सुकून की गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पायलट वगैरह के लिए खाना शायद उसी इमारत में भिजवा दिया गया था। हाई जैकर ने उन्हें तैयारे से इसलिए दूर रखा था कि कहीं वो रेडियो सिस्टम पर कोई राब्ता कायम करने की कोशिश ना करे। सूरत हाल में यकसानियत आ गई थी, मगर फिर भी मुझे तजस्सुस था कि ये लोग आइंदा इकदामात किस तरह करेंगे। फिर मैं अपने तजस्सुस को बर्दाश्त ना कर सका तो खड़े होकर दोनों हाथ उठाए और उस हाई जैकर के पास पहुंच गया जो स्टेन गन संभाले खड़ा था। मिस्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी, उसने गहरी निगाह से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। अगर गैर मुनासिब ना हो तो मुझे त्यारे से बाहर रहने की इजाजत दे दी जाए। दरअसल ये लड़की जो मेरे नजदीक बैठी हुई है बार बार मेरे कान खाने लगती है और मैं इसकी बकवास से तंग आ गया हूँ। मेरी बात सुनकर हाई जैकर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये कौन है आपकी? उसने सवाल किया। आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए तो मुझसे इसकी तफसील मालूम कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी दरख्वास्त के बारे में आपका फैसला सुनना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर बाद आपको इसका जवाब दूंगा। मेरी ड्यूटी में अब सिर्फ 15-20 मिनट बाकी रह गए हैं, हाई जैकर ने कहा और मैं उसका शुक्रिया अदा करके वापस एनी पार्कर के पास आ बैठा। एनी ने मुझे कोई सवाल नहीं किया था। वो थकी थकी और निढाल नजर आ रही थी। कोई 15 मिनट बाद उस हाई जैकर की जगह दूसरे हाई जैकर ने ले ली। इन लोगों ने ड्यूटी के औकात बहुत मुख्तसर कर रखे थे। मुझे इस बात की खुशी हुई कि उस शख्स ने मुझे नजरअंदाज नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया और मुझे अपने साथ आने का इशारा करके बाहर की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके साथ त्यारे की सीढ़ियां तय करता हुआ नीचे आ गया। नीचे 2 और अफराद ने मेरा इस्तकबाल किया। फिर उनमें से एक मुस्कुराता हुआ बोला, आप वो पहले शख्स हैं जिसने हमारी दरख्वास्त पर सबसे पहले अपने ताउन का यकीन दिलाया था, इसलिए आपकी ख्वाहिश पर फौरी तवज्जो दी गई। लेकिन फिर भी आप यहाँ एक मखसूस हद में रहेंगे। हमारी दरख्वास्त है कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमें आपके खिलाफ किसी कार्रवाई पर मजबूर होना पड़े। नहीं मेरे दोस्त, मुझसे ये अल्फाज ना कहो। मैं मजीद वजाहत नहीं कर सकता। अगर समझ सकते हो तो मेरे जज्बात को इस तरह समझ लो कि मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के उन नशात खेज लम्हात से दो चार हूँ जिनके लिए मैंने एक तवील जदोजहद की है। मैं कोशिश के बावजूद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और मेरी जबान बहक गई।
मेरी बात सुनकर उस शख्स के चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां हो गए थे। मैं नहीं समझा। मैं वादा करता हूँ कि ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई शिकायत पैदा हो। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी अपने गमों में शरीक कर लो। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज होगा। वो शख्स कुछ सोचता रहा। उसके चेहरे पर हैरत के रंग उबर उबर कर डूब रहे थे। मैं भी थोड़ी देर बाद तुमसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा। तुम यहाँ किसी भी जगह सुकून से बैठ सकते हो। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया और मैं उसका शुक्रिया अदा करके एक तरफ आ गया। रेत का एक छोटा सा टीला थोड़े फासले पर था। उस पर बैठकर मैं उन लोगों की कार्रवाइयां देखने लगा। लंबे लंबे बांसों पर रोशनियां लगा दी गई थी। थोड़े फासले पर एक जनरेटर काम कर रहा था और उसकी आवाज फिजा में गूंज रही थी। सहरा का ये छोटा सा हिस्सा रोशन हो गया था। टीलों पर मुसल्लह अफराद अलर्ट थे और उनके हथियार हल्की रोशनी में नुमायां नजर आ रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि अगर जहाज में कोई कार्रवाई की गई तो उसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। उनकी अलर्टनेस देखकर मुझे बेहद मुसर्रत हो रही थी। वो अपनी बका के लिए जदोजहद कर रहे थे और आसमान पर रोशन सितारे उनके ताबनाक मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहे थे। तागूती कुव्वतें बेपनाह होती हैं। उनकी यलगार देखकर ये एहसास होने लगता है कि वक्त की कहानी बदल जाएगी और कायनात पर तारीकी छा जाएगी। सूरज ऐसा डूबेगा कि फिर ना उभरेगा, लेकिन उसके बाद रोशनी उभरती है। सूरज वक्त पर निकलता है और तारीकियां इस तरह गुम हो जाती हैं कि कायनात का गोशा गोशा मुनव्वर हो जाता है। अचानक मैंने उसी नौजवान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा जिससे मेरी गुफ्तगू हुई थी। उसके साथ कोई और भी था जिसे मैं करीब आने के बाद ही पहचान सका। ये तियारा अगवा करने वाली लड़की थी। दोनों मेरे करीब आ गए। हेलो, नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने भी उनके खैर मकदम के लिए जवाबी अल्फाज कहे। सितारा कैफ जहाज के मुसाफिरों की फहरिस्त बना रही हैं। उसमें सिर्फ आपका नाम रह गया है। बराए करम अपना नाम बता दें। वहाँ मेरी एक साथी भी है, उसने मेरा नाम नहीं बताया। मैंने पूछा। मिस्टर आर मार्क, सितारा कैफ ने पूछा। यही नाम बताया गया है ना? मैंने कहा हाँ। मिसेस आर मार्क ने बाद में यही नाम बताया था, लेकिन उससे कबल उन्होंने आपके बारे में बेइख्तियार पूछा, पेड्रू कहाँ है? मैंने इसीलिए आपका नाम नहीं लिखा। आप अपनी फहरिस्त उसी नाम से मुकम्मल कर लें। मैंने मुस्कुरा कर कहा। यह आपका असल नाम नहीं है? जी नहीं, अलबत्ता मेरे पासपोर्ट पर यही नाम दर्ज है। फिर ठीक है, मगर ये नाम की तब्दीली, मेरा मतलब है आप गलत नाम से क्यों सफर कर रहे हैं? लंबी कहानी है मिस सितारा, आप लोगों के पास इतना वक्त कहाँ होगा, फिर कभी सुनाऊंगा। नहीं, हमें मुकम्मल फुर्सत है। तमाम काम मुकम्मल तकमील तक पहुंच चुके हैं। यूं भी हमें ये रात जाग कर गुजारनी है। नौजवान ने कहा। आपका नाम क्या है? मैंने नौजवान से सवाल किया। सईद आतिफ। सितारा मेरी मंगेतर हैं, मगर हम दोनों ने तवील अरसे के लिए अपनी शादी मुलतवी कर दी है। शादी तो शाद रहने का नाम है, लेकिन वतन को खोने का गम हमें कहाँ शाद रहने देगा। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि अगर जिंदा रहे तो ऐन उस दिन शादी करेंगे जिस दिन फलस्तीन से आखिरी यहूदी भी रुखसत हो जाएगा। खुदा करे ये तवील अरसा ना हो। बेइख्तियार मेरी जबान से दुआया अल्फाज निकल गए। आप ईसाई होकर हमारी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं? खुदा ना करे कि ईसाइयत से मेरा कोई रिश्ता हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैंने कहा, और उन दोनों की आंखें हैरत से फैल गई। क्या मतलब? सईद आतिफ और सितारा कैफ बैक वक्त बोले। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने बुलंद आवाज में कलमा पढ़कर, और खादिम को अली यार खान कहते हैं। क्या मतलब? सईद आतिफ और सितारा कैफ बैक वक्त बोले। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने बुलंद आवाज में कलमा पढ़कर अपने दीनी अकीदे का ऐलान किया। वो दोनों तस्वीरें हैरत बन गए थे। दिली मुसर्रत हुई। बिलाखिर सितारा ने कहा, लेकिन आर मार्क और पेड्रू, इसका मतलब है कि इनमें से कोई नाम दुरुस्त नहीं। खादम को अली यार खान कहते हैं। अंजामे कार में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज फाश कर दिया। बहुत खूब, एक मुसलमान ही हमारा हमसफर हो सकता है। सईद आतिफ ने कहा। क्या नाम बताया आपने? सितारा ने चौंक कर पूछा। अली यार खान। मेरे होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट बिखर गई। सईद, ये नाम कुछ सुना हुआ नहीं लगता। कहाँ सुना है ये नाम? अगर मेरा नाम आपके कानों तक पहुंच चुका है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। बराए करम हमें अपने बारे में तफसील से तो बताएं। सईद बोला। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की एक हसीन बस्ती का बाशिंदा जो कसूर के नाम से रोशन है। बर्कले यूनिवर्सिटी में कानून का तालिब इल्म था और मेरी बात अधूरी रह गई और सितारा कैफ दरमियान में ही बोल पड़ी। अली, आह अली, मैं आपसे वाकिफ हूँ। ओह मेरे खुदा। सईद, ये अली यार खान है, वो पाकिस्तानी नौजवान जिसने हमें अमेरिका में रहकर हमें सरबुलंद किया है। फरते जज्बात से सितारा की आवाज लर्ज रही थी। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं आपसे वाकिफ नहीं। सईद आतिफ के चेहरे पर खफीफ सी नदामत के आसार उभर आए थे। ओ सईद, हाई कमान की तरफ से अली के बारे में अहकामात सादर हो चुके हैं। खतान हबीब के सुपुर्द ये ड्यूटी है कि वो अली को तलाश करें। वो इन्हीं के लिए लंदन में मुकीम है। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर बोली, दरअसल अली, सईद का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट से है। ये हमेशा मुहिम्मात में उलझे रहते हैं, इसलिए इन्हें बहुत कम मौके मिलते हैं। मगर अली की दास्तान क्या है? सईद ने कहा।
अली की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। सितारा ने कहा, गोरे शगफ और नमान का ताल्लुक खतान ग्रुप से है, वो अली के बारे में जरूर जानते होंगे। सईद ने कहा, 100% हम उन्हें इतला दे देंगे, लेकिन अली की कहानी सुनने के बाद। मुख्तसर अर्ज है कि मैं एक पाकिस्तानी तालिब इल्म था जो अमेरिका में ज़ेरे तालीम था। मेरे ज़हन में मुस्तकबिल का तसव्वुर बस इतना था कि तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस चला जाऊं और अपने वतन में प्रैक्टिस करूं, लेकिन तकदीर मुझे कोई मुनसब देना चाहती थी। इत्तफाकन में एक दिन एबन हाल में जा निकला जहाँ एक यहूदी इज्तिमा था। यहूदी मुकर्रीन ने अरब और आलम इस्लाम के खिलाफ एक दिल-लदार और शर्मनाक तकरीर की, जिसे सुनकर मेरे जज्बात बेकाबू हो गए। जवाबन मैंने भी उसी मजमा शयातीन में तारीख के हवालों से यहूदियों का कच्चा चिट्टा खोल दिया, जिसके नतीजे में यहूदी मेरे दुश्मन बन गए। फिर शहनाज नामी एक पाकिस्तानी लड़की को चंद यहूदी नौजवानों ने मेरे नाम पर कत्ल कर दिया। मैंने भी बहुत जल्द उन नौजवानों को इबरतनाक मौत से दो चार कर दिया। उसके बाद हॉलीवुड और लॉस एंजलिस में कुछ यहूदी पेशवा मेरे हाथों मौत के घाट उतर गए। फिर एक चीनी दोस्त की मदद से मैं लंदन चला आया। उस चीनी का नाम जोशु था। सितारा बोल पड़ी, हाँ, एक काबिल एहतराम शख्सियत। मिस्टर जोशु ने ही हाई कमान को आपके बारे में लिखा था और उन अखबारात के तराशे भी भेजे थे। मैंने वो नक्शा भी देखा था जो आपके काबिल कदर जज्बात की तर्जमानी करता था। आपको ये सुनकर मुसरत होगी अली कि फलस्तीनी नौजवानों ने इस नक्शे की बेशुमार कापियां तैयार कराई हैं जिन पर यह इबारत दर्ज है। अली यार खां का ये तोहफा हर फलस्तीनी इस निशानी को अपने दिल से लगाए फिरता है। सितारा ने कहा, बहुत खूबसूरत नक्शा है। सईद ने पूछा, हाँ सईद, इसमें फलस्तीन के चारों कोनों पर इसराइली नौजवानों की लाशों को रखकर एक बेहतरीन मंजर पेश किया गया है। ये एक पेशीन गोई है कि मुस्तकबिल में फलस्तीनी यहूदियों की लाशों से भर जाएगा और उनके सीनों पर हमारा परचम लहरा रहा होगा। बड़ी जज्बाती तस्वीर थी। क्या आपने ये सब कुछ अमेरिका में रह कर किया? बस ये जोश जिहाद था जिसने मुझे आफात और मुसाइब की वादियों से गुजारा, संगीन खतरात से दो चार किया और फिर मैं जोशु के ताउन से इंग्लैंड पहुंचा। तफसील से बताएं मिस्टर अली, यकीनन बड़ी लर्जा खेज दास्तान होगी। सितारा ने कहा और फिर मैंने जवाबन उन दोनों को लंदन की कहानी सुनाई, एनी पार्कर के बारे में बताया और फिर जहाज में आ पहुंचने तक के सारे वाकयात बयान कर दिए। दोनों के चेहरे एक जोश जज्बात से खिले हुए थे। फिर सईद उठा और दीवाना वार मुझसे लिपट गया। उसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, आखिर ये सादत हमारा मुकद्दर थी कि इतनी अजीम शख्सियत से मुलाकात हो और फिर वो मर्दे जांबाज हमें मेज़बानी का शर्फ बख्शे। सईद दिल की गहराइयों से बोल रहा था, मगर मिस्टर अली, ये मेज़बानी बड़ी अजीब है। इसकी आवाज़ से शगुफ्तगी का इजहार हो रहा था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। बस यही तस्वीर मेरी जिंदगी का असल है। आपने अमरीकी यहूदियों को बदतरीन शिकस्त दी है। ये वाकई अजीम कारनामा है। सईद ने एहतराम और मोहब्बत के लहजे में सरशार होकर कहा, और अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपके शाना बशाना दीन की सरबुलंदी के लिए काम करूं। काश बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए शहीद होने वालों में मेरा नाम भी शामिल हो। खुदा करे। दोनों ने बैक ज़बान कहा, अली, अब इस मेकअप की ज़रूरत क्या है? अब तो आप हमारे ही ख़ानदान के एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द हैं। मेरे ख्याल में अभी आप लोग मुझे इसी मेकअप में रहने दें उस वक्त तक जब तक जहाज़ का मसला हल ना हो जाए। जहाज़ के एक मुसाफिर की हैसियत से मैं आपका मावन रहूँगा और दूसरे हमसफरों की कैफियत से आपको आगाह करता रहूंगा। ये एनी पार्कर यहूदी है, स्विट्जरलैंड के उस यहूदी की बेटी जो सहूनी तहरीक के लिए बड़ी बड़ी रकमें देता है। सईद ने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक वो अरबपति है। तो ठीक है, अब वो फलस्तीनी फंड में भी एक बड़ी रकम का इजाफा करेगा। आपको इतराज तो नहीं होगा? सईद ने कहा, तंजीम के मफाद के लिए जो कुछ होगा उसमें भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात नहीं, सईद का मकसद कुछ और है। सितारा दरमियान में बोल पड़ी, वो क्या? मैंने कदरे ताज्जुब से पूछा। एनी मार्क काफी दिलकश खातून है। सितारा का लहजा अचानक शौक हो गया था। नहीं मिस सितारा, पाकिस्तानी बाशिंदों का अपना एक मिजाज है। यहूदी लड़की किसी भी सूरत में मुझे कबूल नहीं। मैं उस कौम से सिर्फ नफरत कर सकता हूँ, उसके किसी पहलू से मुतासिर नहीं हो सकता। अब मुझे कुछ देर के लिए इजाजत दें कि मैं अपने दूसरे दोस्तों को ये खुशखबरी सुना दूं। इस दौरान सितारा आपसे गुफ्तगू करेगी। ये कहते हुए सईद उठ खड़ा हुआ। बेहतर, मैंने जवाब दिया और सईद चला गया। सितारा चंद लम्हात सोचती रही और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यहूदी लड़की ने आपको जरा भी मुतासिर नहीं किया मिस्टर अली? नहीं मिस सितारा, मैं तो अमेरिका जैसी जगह रह कर भी अपने मुल्क की इकदार को ना बोल सका। मैं आपको अपने बारे में सिर्फ इतना ही बता सकूंगा कि बचपन से मैं शदीद परेशान कुन हालात का शिकार रहा। तफसील में जाना बेकार है। बस यूं समझे कि मेरी जिंदगी कभी किसी रंगीनी से दो चार नहीं हुई और मैं सिर्फ अपने मुस्तकबिल की तलाश में सरगर्दा रहा। मेरी ये कैफियत अमेरिका में भी मुझे जिंदगी की दूसरी दिलचस्पियों से रोशनास ना करा सकी। मेरा एक सिख दोस्त था जो तफरीह पसंद था। उसकी एक यहूदी महबूबा मुझे अपने साथ एबन हाल ले गई थी, वरना शायद जिंदगी भर मेरा रुख इस तरफ ना होता।
और कोई मुसलमान लड़की? सितारा ने बेतकल्फी से पूछा। उसके अंदाजे गुफ्तगू में सिर्फ शौकी थी और मैं उस शौकी को कोई गलत महफूम नहीं पहना सकता था। अभी तक ऐसा नहीं हो सका और फिर अब तो मेरी जिंदगी के धारे ही बदल गए हैं। मुमकिन है कि जिंदगी के मक्तल में आइंदा भी ऐसी किसी दिलचस्पी की गुंजाइश पैदा ना हो सके। वो क्यों? सितारा ने हैरान होकर पूछा। उसका ये अंदाज बहुत प्यारा था। वो एक शौक सी शरीर सी कहानियां सुनने वाली लड़की थी जो तैयारे में हाई जैकिंग करते हुए इंतहाई खतरनाक हो गई थी, लेकिन इस वक्त अपनी असल शक्ल में मेरे सामने मौजूद थी। जिंदगी में अगर कोई मकसद शामिल हो जाए तो फिर वो सबसे प्यारा होता है, नहीं अली? खुद को जिंदगी की दिलचस्पियों से इस कदर दूर कर लेना भी मुनासिब नहीं होगा। मैं सईद को बेपनाह चाहती हूँ, वो मेरा बचपन का साथी है, लेकिन हमने अपने दिलों से उन जज्बों को जुदा नहीं किया। जिस वक्त हमारा मकसद पूरा हो जाएगा हम आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं उसे बुरा नहीं समझता सितारा। अगर बुरा नहीं समझते तो फिर जिंदगी की दूसरी दिलचस्पियों को जिंदगी से इस कदर दूर ना करें। ये मेरा दोस्ताना मशवरा है, क्योंकि इस तरह ज़हन में तब्दीलियां पैदा होती रहती हैं। किसी भी मकसद को दिलो दिमाग पर तारी कर लेना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी के लिए खुशगवार इनकलाब भी जरूरी है। मैं जानता हूँ सितारा, फिर भी खुद को किसी तलाश में नहीं रखूंगा। हाँ, अगर जहन कहीं ठोकर खा गया तो शायद मैं खुद को पत्थर का आदमी ना साबित कर सकूं। बस यही पूछना चाहती थी। वैसे अली, आपका साथ खुशगवार होगा और बायसे फख्र भी, उसने पुरमसरत अंदाज में कहा। फिर थोड़ी देर तक हम दोनों खामोश बैठे माहौल का जायजा लेते रहे। चारों तरफ बेकरार तारीकी और सन्नाटा मुसल्लत था। सिर्फ तैयारे में रोशनी हो रही थी। अगरचे फिजा बहुत पुरहोल थी, लेकिन हम में से कोई भी परेशान नहीं था, बल्कि हम सब अपने अंदर एक नई कुव्वत महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद मैंने सितारे से पूछा, अब आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? डसन फील्ड की इस इमारत में जदीद माइक्रोवेव सिस्टम नस्ब कर दिया गया है और अब राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को तैयारे के अगवा का इल्म हो चुका होगा। वैसे प्रोग्राम क्या है? मैंने दोबारा पूछा। कुछ भी नहीं, सितारा ने बड़ी सादगी से कहा। क्या मतलब? मैं उसके लहजे पर चौंक पड़ा। मेरा मतलब है कि अभी कोई खास प्रोग्राम नहीं। हमारे 8 साथी तिल अबीब जेल में कैद हैं। हम उन्हें 3 दिन की मोहलत देना चाहते हैं। अगर वो हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करते तो हम ये तैयारा उड़ा देंगे और इसके मुसाफिरों को हलाक कर देंगे। उसके बाद अगर वो हमें भी कत्ल कर दें तो कोई गम नहीं होगा। सितारा ने बड़े एतमाद से कहा। अगर वो मुतालबा मान लें तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तैयारे के मुसाफिरों को यहाँ छोड़ दिया जाएगा और इनमें से कुछ लोग यरगमाल के तौर पर रोक लिए जाएंगे। बाकी अफराद को ले जाने का बंदोबस्त वो खुद कर लेंगे। उसके बाद हम तैयारे को दमिश्क ले जाएंगे और दमिश्क में यह तैयारा इसराइल को वापस कर दिया जाएगा, वरना वही होगा जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। बड़ा दिलचस्प मशगला है आप लोगों का, लेकिन डसन फील्ड का इंतखाब क्यों किया गया? 2 मकामात थे हमारे ज़हन में, कायरा या फिर डसन फील्ड। दोनों जगह पर हमारे साथी मुस्तैद थे। अगर तैयारा कायरा ले जाया जाता तो वहां भी हम लोग सिर्फ ये करते कि कायरा एयरपोर्ट पर रुककर तिल अबीब से अपने साथियों की रिहाई का इंतजाम करते और अगर मुमकिन ना होता तो फिर तैयारे को तबाह कर दिया जाता। इत्तफाक से इस सिलसिले में डसन फील्ड के नाम कुरा निकल आया और हम लोग यहाँ उतर गए। आप लोगों को किसी इसराइली साजिश की तवक्को भी होगी। मेरा मकसद है कि वो साजिशी लोग यकीनी तौर पर इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानेंगे और अपने तौर पर कोई खुफिया कार्रवाई करने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त, हमने उसके लिए मुनासिब इंतजाम किया है। हर चंद के हमारी तादाद सिर्फ 11 अफराद तक महदूद है, मगर इन 11 अफराद की जिंदगी कोई खास अहमियत नहीं रखती। हम लोग तो उनकी कोशिशों के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हैं। ताहम मरने से पहले ये तैयारा जरूर तबाह कर देंगे। कम अज कम इस तरह हमारे मकसद की तशहीर तो होगी। अभी सितारा कैफ अपने मंसूबे की तफसीलात बता रही थी कि उसी वक्त हमने 3 अफराद को अपनी जानिब आते देखा। उनमें एक सईद था, दूसरे 2 कवि अकल जवान थे जो फलस्तीनी फदाइन की वर्दी पहने हुए थे। सईद के साथ आने वाले दोनों जवान गोरे शुगफ और नमान थे। करीब आते ही वो दोनों बेख्तियार मुझसे लिपट गए। फिर उन्होंने अपने लिबास से वो नक्शा निकाल कर दिखाया जो मैंने बनाया था। मुझसे उनकी अकीदत का ये रोशन सबूत था। उनके पास मेरी तस्वीर भी थी जो किसी अखबार से तराशी गई थी। मैं इन लोगों के दरमियान बेहद खुश था। सईद ने अपनी कार्रवाई की तफसील बताते हुए कहा, महमूद जालूद तिल अबीब से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने डसन फील्ड पर तैयारे की मौजूदगी की इतला दे दी है। मैंने एनी पार्कर का नाम उनके सामने पेश कर दिया है। उनके ख्याल में यह नाम बेहद कारामद है और वह दोबारा तिल अबीब को ये इतला देने जा रहे हैं। महमूद जालूद कौन है? मैंने पूछा। इस ऑपरेशन के इंचार्ज, सईद ने बताया। क्या वो तैयारे के अगवा के वक्त मौजूद थे? नहीं, वो यहाँ थे। सुबह उनसे तुम्हारी मुलाकात कराई जाएगी। सईद ने कहा, खतान को तुम्हारी मौजूदगी की इतला मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे अली। उन्होंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए अपने दिल में बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर इनलार्ज करा के अपनी रिहाइश गाह में सजाई है। गौर ने बताया, मुझे इसका गुमान भी नहीं था कि मैं इतने अजीम लोगों से रोशनास हो जाऊंगा।
अजमत और बुलंदी में आप भी किसी से कम नहीं हैं। फिर हम लोग काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। कोई निस शब के वक्त अचानक हमें हवाई जहाजों की आवाजें सुनाई देने लगी और हम सब अलर्ट हो गए। चारों तरफ से सीटियां उभरी और हमने टीले से छलांग लगा दी।